Yes. Good morning. I hope I'm audible and visible. चलिए, हमने चैप्टर 1 ओवर कर लिया था एंड टुडे इज आवर डे नंबर 3. What we have done, we have completed our unit number 1, that is chapter 1, Introduction to Indian Accounting Standards. It's completely over. 5 to 6 marks का ये चैप्टर है एज पर इंस्टीट्यूट. और लास्ट अटेम्प्ट इसका पहला क्वेश्चन आया था कि रोड मैप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस थियोरेटिकल क्वेश्चन था डायरेक्टली. सो वी हैव कंप्लीटेड इट एंड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ भी पूरी मिल गई होगी. वी हैव बीन गोइंग थ्रू ऑल दी क्वेश्चंस और मैंने आपको बोला था आज से अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज ओके. आई एम ऑडिबल और नॉट? जस्ट कंफर्म मी ऑनलाइन. व्हाट्स योर नेम? देवांश. ओके, गॉट इट. सो मैंने आपको बोला था चैप्टर वाइज अपना क्वेश्चन बैंक भी रहेगा, तो जिसकी अपने को हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी. ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर हो जाएंगे. और 2 से 3 दिन और अपना ये डेमो सेशन रहेगा. इसके बाद आपकी क्लासेस रजिस्टर्ड लिंक पर चलेंगी. सो ये क्वेश्चन बैंक है शेयर बेस्ड पेमेंट का, इंड AS 102 का. मैं अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ अपना नया चैप्टर जिसको बोलते हैं अपन इंड AS 102. मोस्टली अभी अपन अंडरस्टैंडिंग पर जाएंगे और आज अपन कई सारी चीजें खत्म करेंगे इस पे. सो नेम ऑफ द चैप्टर इज इंड AS 102, that is शेयर बेस्ड पेमेंट. आपने CA इंटर में एक चैप्टर पढ़ा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या ई शॉप्स. यस और नो? सर मैंने पढ़ा था, मैंने समझा था और काफी इजी चैप्टर था. ये उसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है बट काफी इजी चैप्टर है. बेस्ट पार्ट नवंबर में आता ही आता है. इसका जो पास्ट ट्रेंड है तो ये नवंबर में आता ही आता है. देखा जाए तो मई में बहुत रेयर ही एग्जाम में दिखा है बट नवंबर में तो श्योर शॉट आता है. और इसको करना हमारे लिए, मैंने आपको कल एक बाइफर्केशन भी बताई थी कि अपना जो सिलेबस है, इफ यू रिमेंबर, ये रहा. मैंने सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. मेजर चैप्टर्स में मैंने आपको 7 चैप्टर्स लिखाए थे जिसमें अपना अभी शेड्यूल 3 हो गया है, इंड AS 1 पेंडिंग है. ठीक है. देन अपना सेकेंड चैप्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रेवेन्यू और लीजेस. ये 7 टॉपिक्स का वेटेज एग्जाम में 60 to 70 मार्क्स है. रिमेनिंग इंड AS भी आते हैं और ये उनकी बाइफर्केशन लाइक असेट्स के अलग और बाकी के अदर इंड AS. और 2 थियोरेटिकल टॉपिक्स है लाइक एथिक्स एंड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. इनका टोटल वेटेज 10 मार्क्स है. तो मैं आपका मेजर फोकस अभी इन चैप्टर्स पे लेके आ रहा हूं और उसमें भी अपन सबसे पहले उस चैप्टर को लेके आ रहे हैं जो चैप्टर नवंबर के अटेम्प्ट से हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है. सो इंड AS 102, सर नाम ही क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट. सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेमेंट्स? पेमेंट्स का मतलब हमने बचपन से पढ़ा कि अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो इट इज अ काइंड ऑफ कंसिडरेशन टू अ पार्टी. यस और नो? सर कंसिडरेशन टू अ पार्टी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सचेंज वगैरह हो रहा है. बिकॉज आप अगर कंसिडरेशन किसी को दे रहे हो तो देयर मस्ट बी समथिंग इन एक्सचेंज. यस और नो? सर हाँ, बिल्कुल समझे हम. तो जब वहां पे कोई एक्सचेंज है, कोई कंसिडरेशन उसके बिहाफ पे दिया जा रहा है, उसी को अपन बोलते हैं पेमेंट्स. लेकिन पेमेंट किसके बेस पर है? तो सर शेयर्स के बेसिस पर है. अब पॉइंट ये था कि मैं पहले आज आधे 1 घंटे अपन ये डिस्कस करेंगे व्हाई दिस इंड AS. अगर अपने को ये समझ में आ गया कि ये इंड AS लाए क्यों, क्वेश्चंस तो अपन आराम से कर लेंगे. बट मैं ये चाहता हूं कि आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिना हम इस इंड AS को कर ही नहीं सकते. मैंने आपको बोला था सिंस इट इज एन एग्जाम ओरिएंटेड बैच तो थियोरी को हम थोड़ा सा लिखना क्लास में अवॉइड करेंगे रादर देन वी विल बी टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम आवर
प्रीवियस हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो, लेकिन क्वेश्चंस हम यहीं पे सॉल्व करेंगे सारे। ओके, तो मैं आपको ना एक बार शेयर बेस्ड पेमेंट के नोट्स पर ले चलता हूं। दिस इज द शेयर बेस्ड पेमेंट। तो पेमेंट का मतलब क्या होता है सर? कंसीडरेशन फॉर सम बेनिफिट अराइव्ड, एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स, यस और नो? तो सर ये कंसीडरेशन किसके फॉर्म में होगा? इधर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और कैश, क्योंकि सर नाम ही चैप्टर का क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं कि IFRS 2 या इंड AS 2 बात एक ही है, 102, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 1 में नंबरिंग समझाई थी कि जितने भी 100 से ऊपर के हैं उनको IFRS की तर्ज पे लिया गया है, और जितने भी 1 2 ऐसे करके आ रहे हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तर्ज पे आया है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो अपन अपने नोट्स में चलते हैं और साथ में जो चीजें बनानी है उसको अपन लिखते चलते हैं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट्स। तो पेमेंट का मतलब क्या होता है? कंसीडरेशन फॉर बेनिफिट्स अराइव्ड, और इस कंसीडरेशन में अगर मैं बात करूं इस कंसीडरेशन को किसके फॉर्म में देना है, तो इस कंसीडरेशन को अपन देंगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और कैश। मतलब सर ये आप कहना चाहते हो कि हमने किसी से कोई सर्विस ली और उसको हम जो पेमेंट कर रहे हैं या तो हम उसको शेयर्स दे देंगे या फिर हम उसी शेयर के इक्विवेलेंट कैश दे देंगे, उस शेयर्स के वैल्यू के इक्वल में कैश कंसीडरेशन दे देंगे। तो हाँ, तो टू कंक्लूड, अगर मैं इसको एक कंक्लूजन के रूप में लेके आऊं तो आप ये बोल सकते हो कि सर टू कंक्लूड we can say share based payment deals with those transactions where entity deals with, सॉरी डील्स विथ नहीं लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे एंटिटी हैज परचेज्ड ईदर गुड्स और सर्विसेज एंड इट्स पेमेंट्स इज बेस्ड ऑन शेयर्स। सो कंक्लूड करने के लिए हम यही बोल सकते हैं कि शेयर बेस्ड पेमेंट डील करता है किससे, कि सर वो कोई ट्रांजैक्शन कर रही कंपनी, या तो वो कुछ परचेज करेगी या फिर सर्विस रिसीव करेगी और उसके बिहाफ पे पेमेंट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। अब ये जो बेस्ड ऑन शेयर्स है इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, बिकॉज शेयर की वैल्यू के बेसिस पे अपन कैश भी दे सकते हैं उसको। मींस द पेमेंट in shares or the payment in cash, but value based on shares। दोस्त आपका नाम क्या है ऑनलाइन में? गैलेक्सी सैमसंग के नाम से जो ज्वाइन है जूम पर। क्लास प्लस वाले बच्चे तो मैं जान रहा हूँ, क्लास प्लस बुला रहा हूँ, आपको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। ओके, आपका नाम बता देंगे। ओके, ठीक है। नाउ इस चैप्टर में हमने ये तो समझ लिया कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई शेयर बेस्ड पेमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे कि कंपनी जो है, क्योंकि इंड AS किस पे एप्लीकेबल है? किसी एंटिटी पर जिसकी नेटवर्थ मिनिमम 250 करोड़ या उससे ऊपर है। तो कोई कंपनी
अगर रिसीव कर रही है, क्या रिसीव कर रही है सर? कोई सर्विसेज रिसीव कर रही है, कोई गुड्स रिसीव कर रही है, और उसको हम पेमेंट कर रहे हैं ईदर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और इन द फॉर्म ऑफ कैश, बट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज द बेसिस फॉर द पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है सर, अब इस चीज का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट है, इसकी बेसिस, ये जो पेमेंट अपन कर रहे हैं, इसके लिए कोई एग्रीमेंट भी तो होना चाहिए। सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अभी तो सिर्फ हमने इस चैप्टर की नाम की मीनिंग समझी, आई होप यहां तक सब क्लियर है, राइट? नाउ इंट्रोडक्शन में देखेंगे अपन हेडिंग नंबर 1, ये तो हो गया अपना मीनिंग। नाउ कम्स अवर फर्स्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन। आप चाहो तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में फोकस कर सकते हो, मैं ये पीडीएफ क्लास के बाद भेज दूंगा, तो आप घर पे भी उसको नोट डाउन कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हम लिख रहे होते हैं तो अपना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में पीछे हो जाता है, और कहीं पे भी ऐसा लगे तो बेझिझक बोल देना, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ओके, चलिए इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट ये रहेगा कि ये एग्रीमेंट होता किसके किसके बीच में है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कंपनी एंड एम्प्लॉय, बट इट इज जस्ट, अगर मैं आपको बात करूं, जब आपने सीए इंटर में इसको पढ़ा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम को, तो वहां पे ये था कि सर या तो कंपनी है और उसका एम्प्लॉय है, बट इंडिया छोटी मोटी चीजें नहीं सोचता, बिकॉज इंडिया का होलिस्टिक व्यू है। तो अगर whenever company is making payment on the basis of shares, it will always be presumed on share based payment transaction। and यहां सिर्फ लिमिटेशन ये नहीं है कि सिर्फ कंपनी और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होगी, यहां पर कोई एनी थर्ड पर्सन भी हो सकता है। सर कैसे? अभी अपन समझते हैं कि सर द शेयर बेस्ड पेमेंट्स आर share-based payments are agreements between, एग्रीमेंट किनके बीच में होगा सर? एक तो हो गई कंपनी और दूसरा आउटसाइडर इंडिविजुअल। तो कौन हो जाएगा यहां पे? कंपनी और इंडिविजुअल, और कंपनी इंक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज, बट एक्सक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स की पेमेंट की बात थोड़ी हो रही है यहां पे। तो याद रखना किन दोनों लोगों के बीच में एग्रीमेंट है सर? एक तो कंपनी एक पार्टी है, और दूसरा थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, बट इट विल नेवर बी इट्स शेयर होल्डर। सर हम इतनी थ्योरी में क्यों जा रहे हैं? रीजन बीइंग 30 नंबर के एमसीक्यू है, 15 क्वेश्चंस आपको पूरे एग्जाम में दिखेंगे, 2 मार्क्स ईच के। और इसमें ये रहेगा कि भाई आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, तो ये बेसिक कैलकुलेशंस में भी काम आएगा। इज दैट क्लियर? नाउ ये जो एम्प्लॉय है ना, अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का, ये जो एम्प्लॉय है ना या इंडिविजुअल है, ये कंपनी को क्या करेगा? इधर गुड्स या सर्विसेज देगा, बट ये जो कंपनी है इनको, कंपनी इनको क्या करेगी? शेयर्स के बेसिस पे पेमेंट करेगी, शेयर बेस्ड पेमेंट देगी, जिसके लिए अपन ने समझ के भी रखा है ऊपर कि पेमेंट इन शेयर्स, पेमेंट इन शेयर्स और कैश बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो एक्चुअल में तो पिक्चर ये है पूरी, इस पूरे चैप्टर में अपन को यही देखना है कि भैया शेयर बेस्ड पेमेंट एक एग्रीमेंट है बिटवीन द कंपनी एंड इंडिविजुअल, और
एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग द शेयर होल्डर, पेमेंट इन शेयर्स और कैश इज बेस्ड ऑन द, जो अपन कंपनी इनको दे रही है और इनको रिसीव क्या हो रहा है बदले में, गुड्स और सर्विस। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सर व्हाट इज द जनरल एंट्री, नॉर्मली ये जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, ये तो एग्रीमेंट समझ लिया अपन ने। बी पार्ट में अपन समझते हैं कि व्हाट इज द जर्नल एंट्री। अब मुझे एक बात बताओ, किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है, हम अकाउंटिंग किसकी बुक्स में कर रहे हैं, इंड एस 102 किसकी बुक्स में होगा, कंपनी की बुक्स में होगा, तो एंट्री कंपनी की बुक्स में पास होगी। सर व्हाट शुड बी द एंट्री, पहली बात कंपनी रिसीव क्या कर रही है, गुड्स और सर्विसेज, तो भाई टेक्निकली अगर आप नोटिस करोगे तो गुड्स और सर्विस अकाउंट डेबिट टू। सर मोड ऑफ पेमेंट, सर मोड ऑफ पेमेंट में क्या हो सकता है, सर कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, इवन शेयर्स के बेसिस पे हो रहा है तो शेयर कैपिटल हो सकती है, यस और नो। बट याद रखना दोस्तों, ये जो भी एक्स अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये जो अमाउंट है ये किसके बेसिस पे होगा, इसमें प्रेफरेंस देखनी पड़ेगी। प्रेफरेंस मतलब गुड्स और सर्विस आपने रिसीव करी, तो कितने अमाउंट की रिसीव करी ये तो डिपेंड करेगा ना कितना आपको पेमेंट अब करना पड़ा है। तो ये जो पेमेंट डिसाइड होगा, या तो फिर आप सबसे पहले क्या करना, गुड्स की कीमत पता करो, या उस सर्विस की एक्टिव मार्केट प्राइस क्या है उसको पता कर लो, या फिर कुछ भी नहीं गिवन है तो फिर जो आप शेयर्स दे रहे हो उसकी वैल्यू देख लो। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्वेश्चन में हमारी क्या होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए सर, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेकेंड प्रेफरेंस होनी चाहिए हमारी सर वैल्यू ऑफ इक्विटी। एसी चल रहा है ना। तो सर हमने एक इंट्रोडक्शन में ये देखा कि व्हाट इज मीन बाय शेयर बेस्ड पेमेंट एग्रीमेंट एंड द एंट्री। अच्छा, अब पूरे चैप्टर में आप नोटिस करना, जब भी क्वेश्चंस अपन करेंगे ना, या तो कोई सर्विस के नाम से एक्सपेंस बुक हो रहा होगा या कोई गुड्स के नाम से बुक होगा, और ये तीन में से कोई एक आएगा। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं सी पार्ट पर, क्योंकि अब अपन इंट्रोडक्शन में है ही। सर ये तो हमें समझ में आ गया कि आप कंपनी पेमेंट कर रही है, कंपनी की बुक्स में एंट्री होगी। सर एग्रीमेंट कंपनी या किसी इंडिविजुअल के बेसिस पे होगा, लेकिन पेमेंट किसको कर रहे हो, अब अपन थोड़ा सा उसको भी डिफाइन कर लें। तो थर्ड वन इज पेमेंट टू whom, पेमेंट टू whom एंड when, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो किसको कर रहे हो पेमेंट और कब कर रहे हो पेमेंट। तो इसके लिए अपन एक चार्ट बना लेते हैं। लास्ट डे देखो दोस्तों, अपने को रिवीजन इसी से करना है, लास्ट डे अपने को इससे ही रिवीजन करना है। क्वेश्चन मैं आपको सारे आईसीआई के मॉड्यूल के कराऊंगा, प्लस जो मेरे क्वेश्चन बैंक के उनको कराऊंगा। अच्छा, सॉल्यूशन सबके आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि आईसीआई के तो मिलते ही हैं, हार्ड कॉपी में जो मेरा क्वेश्चन बैंक होगा उसके भी आपको मिल जाएंगे। पॉइंट इज जस्ट वंस कि अपने को साथ में सॉल्व करना है, और फिर जब आप घर पे एक बार खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो उस दौरान टाइम स्टैम्प के साथ क्वेश्चंस करने हैं। टाइम स्टैम्प मतलब कि मान लीजिए शेयर बेस्ड पेमेंट का एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपको 15-20 मिनट नहीं लगने चाहिए, 15 मिनट से अंदर अंदर वो क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, कंसोलिडेशन या बड़े चैप्टर का कोई क्वेश्चन है तो इट विल टेक 25 मिनट्स, बिकॉज द वेटेज इज दैट मच। ये चैप्टर का वेटेज आपको एग्जाम में, चूंकि अब एमसीक्यू भी है, तो 8 मार्क्स तक का रहेगा। 8 मार्क्स आप मान के चलो कि ये चैप्टर आएगा ही आएगा। और नवंबर में यूजुअली इसका जो पास्ट ट्रेंड है ये हमेशा नवंबर में देखा गया है। लास्ट टाइम नवंबर 23 में आया था, और बेस्ट पार्ट, क्वेश्चन वाज न्यू, नॉट इवन इन एनीवन्स क्वेश्चन। लेकिन अगर किसी ने इंटरमीडिएट ध्यान से पढ़ा था तो इंटर के क्वेश्चन को उन्होंने फाइनल में लेके आ गए थे। यहां तक लिख लिया। पेमेंट टू whom, सर पहली बात
या तो आप कर रहे होगे इमीडिएट पेमेंट, कि एक हाथ आपने सर्विस ली और दूसरे हाथ से आपने पेमेंट किया, इमीडिएट पेमेंट टू एनीबडी, मतलब किसी को आप कर रहे हो पेमेंट अदर देन एम्प्लॉय। बट अगर मैं बात करूं, एक होगा इमीडिएट तो दूसरा क्या होगा डेफर्ड, मतलब बाद में करेंगे, सर्विस अभी ले लो। डेफर्ड पेमेंट टू एम्प्लॉयज। सर ऐसा क्यों? देखो आप खुद सोच के देखो, अगर कोई एम्प्लॉय से हटके पर्सन है तो कंपनी उससे सर्विस जैसे ही लेगी वैसे ही आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, आपको कंसिडरेशन देना पड़ेगा। बट अगर आपका एम्प्लॉय है तो फिर आप तो उसको मंथ एंड पे दोगे, ईयर एंड पे दोगे, और डेफर करोगे, इमीडिएट तो पेमेंट करोगे नहीं, क्योंकि वो तो आपका ही एम्प्लॉय है ना। तो इसको रेगुलेट करने के लिए इंडियस है, क्योंकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो इंटर में आपने पढ़ा था, दैट वाज जस्ट अ गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट किसने इशू किया था? सीए इंस्टीट्यूट ने, आईसीएआई ने गाइडेंस नोट नंबर 19 दिया था, जिसमें यह कमी थी कि भाई साहब आप सिर्फ एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो, तब बाकी के पेमेंट्स नॉर्मल पेमेंट्स में आ जा रहे थे। बट कहीं ना कहीं कंपनी किसी से सर्विस ले रही है और उसको अगर शेयर्स के बेसिस पे पेमेंट कर रही है, तो आप सोच के देखो कि कहीं ना कहीं यहां पर इधर उधर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत हो जाते थे। उन सबको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर आप शेयर से रिलेटेड बेसिस पेमेंट कर रहे हो तो आपको आना पड़ेगा IFRS 2 में, दैट इज इंड AS 102। यहां तक एप्लीकेबिलिटी पे ही है अभी अपन। चलो नाउ सर, अगर किसी थर्ड पर्सन ने सर्विस दी कंपनी को और उसको अपन ने हैंड टू हैंड दिया, तो यहां एंट्री आएगी गुड्स एंड सर्विस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। अब इक्विटी कैसे डिसाइड करोगे आप? अगेन इट विल बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, एल्स बेस्ड ऑन शेयर्स। ठीक है। बट जब हम बात करें एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय से तो हमें दोस्तों हमेशा सिर्फ और सिर्फ सर्विस मिलेगी। सर्विस हमें जब मिलेगी किससे? क्योंकि एम्प्लॉय हमें कोई गुड्स थोड़ी बेचेगा। एम्प्लॉय की केस में अगर अपन नोटिस करोगे तो यहां एंट्री सिर्फ होगी सर्विस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट, या तो होगा ये रिजर्व या लायबिलिटी। एक सेकेंड ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूं। शेयर बेस्ड पेमेंट, रिजर्व स्लैश लायबिलिटी। यहां भी अमाउंट आएगा, यहां भी अमाउंट आएगा। यहां पे जो ये अमाउंट आएगा ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ सर्विस पर। तो वैल्यू ऑफ सर्विस कैसे पता चलेगी? सर जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सर्विस पेड इन ऑन बेसिस ऑफ शेयर्स, यस और नो? सर अब ये लायबिलिटी और रिजर्व नहीं समझ में आया हमें जो आपने लिखा है, क्योंकि सर ये इक्विटी तो समझ में आया कि आप शेयर्स के बेसिस पे पेमेंट कर रहे हो, बट शेयर बेस्ड पेमेंट, रिजर्व और लायबिलिटी क्यों लिख रहे हो? मैं अभी आपको बताता हूं कि मेड फॉर एक्विजिशन बाय वन, एक क्वेश्चन का क्वेश्चन है, व्हेन द पेमेंट मेड फॉर एक्विजिशन बाय वन कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स विल दिस नो, then 103 will be applicable. The reason is, the only exception is कि यहां पे आपका पेमेंट किसको कर रहे हो? आप दूसरी कंपनी को नहीं कर रहे हो। यहां देखो ना, मैंने आपको क्या बोला, पेमेंट किसको हो रहा है?
एक कंपनी किसी इंडिविजुअल या कंपनी उसी कंपनी के एम्प्लॉयज को कर रही है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को करेगी देन इट विल बी अ केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस। आपने किसी का बिजनेस एक्वायर कर लिया, उसके लिए एक सेपरेट इंडेस दिया हुआ है अशनूर, तो देन विल बी 103 विल बी एप्लीकेबल, जिसके भी चांसेस नवंबर में ज्यादा हैं क्योंकि कंसोलिडेशन इस बार आया था। ओके, नाउ आई होप ये डाउट क्लियर है आपका। ओके, नाउ ये देखो सर, ये रिजर्व कब आएगा और लायबिलिटी कब आएगा, तो इसके लिए ना आप मुझे थोड़ा सा वक्त देना, क्योंकि अभी सिर्फ जानने के लिए रख लो कि कुछ आता है रिजर्व शेयर, मान लो ये इक्विटी है, इसको आप इक्विटी मान के चलना। आगे अपन समझेंगे रिजर्व कब आएगा और लायबिलिटी कब आएगी। मैं आपको सिंपल एक लाइन में बताऊं तो देखो, अगर कंपनी पेमेंट कर रही है किस में, शेयर्स के फॉर्म में, तो इट विल ऑलवेज बी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। किसको? एम्प्लॉय को, क्योंकि आज पेमेंट करना है क्या, आपका पेमेंट ड्यू हो जाएगा जैसे ही कंपनी रिसीव करेगी सर्विस, कहना इसे आपका पेमेंट ड्यू हो गया, पेमेंट ड्यू हो गया, लेकिन आज आप आज पेमेंट कर रहे हो कि डेफर कर रहे हो पेमेंट, तो डेफर करने के लिए आपको एक रिजर्व बनाना पड़ेगा, तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो ऑन बाय वे ऑफ शेयर्स ओनली। लेकिन जैसे ही आप अदर देन शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो, बट द वैल्यू इज बेस्ड ऑन द शेयर्स, मतलब आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, बैंक में पेमेंट कर रहे हो, तो भी आप आज तो पेमेंट नहीं करोगे, आप करोगे डेफर पेमेंट। तो जैसे ही आप डेफर करते चलोगे और आपने पहले से ही बोल के रखा कि हम आपको कैश देंगे, तो भैया फिर आपको शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट बनाना पड़ेगा। कारण बहुत सिंपल है, कल मैंने आपको इंड एस की फंडामेंटल्स बताए थे कि व्हेनेवर कंपनी हैज ऑब्लिगेशन टू पे कैश, इफ देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे कैश, इट विल ऑलवेज बी लायबिलिटी, चाहे वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही क्यों ना हो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो भी क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाती है। ऐसे ही अगर आप एक कंपनी हो और आपको अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करना है, आज पेमेंट नहीं करना, कुछ समय बाद पेमेंट करना है, तो और कैश के फॉर्म में पेमेंट करना है, भले ही उसकी वैल्यू शेयर्स के बेसिस पे डिसाइडेड है, लेकिन सिंस इट इज अ ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी टू पेमेंट मेक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, देन इट विल ऑलवेज बी शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी। तो रिजर्व खुलेंगे, दो रिजर्व, एक तो खुलेगा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कब, जब आप शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो, लेकिन अब आप कैश के फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो, तो फिर इट विल बी शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि कंपनी की तो ये ऑब्लिगेशन हो गई। ठीक है, चलो यहां तक तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नाउ एक चीज मैं आपको बहुत सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा अब यहां पे, और इसे समझने की कोशिश करना। अपन ने तीन चीजें समझ ली, चौथी चीज पे आते हैं, सी के बाद डी। बेसिक्स में अपना ए बी सी और ये डी आ गया। ये बना लिया चार्ट अशनूर? एक सेकेंड, क्या डाउट है दोस्त? थर्ड पर्सन इज कंपनी बिटवीन द, यस ओके बना लिया, चलो वेरी गुड यार, दैट्स ग्रेट। मार्केट प्राइस मान लीजिए शेयर की कितनी है, 200 रुपए, और हमने अपने एम्प्लॉय को बोला कि जब तू ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा ना शेयर्स को लेने की, ऑब्वियसली जब हम अपने वाले बंदे को बोलेंगे कि भाई काम कर, तू मेरे को 4 साल सर्विस दे, किसी और कंपनी में मत जाना, अगर तू ऐसा करता है तो 4 साल बाद जो मेरे शेयर की वैल्यू अभी 200 रुपए है, उस शेयर को मैं तेरे को 20 रुपए में दे दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, शेयर कितने का एक्चुअल में? 200, और आपने एम्प्लॉय को क्या बोल दिया कि यार 20 रुपए में ले लेना, लेकिन कब? एक मान लो कंडीशन दे दी कि आपको 4 साल एम्प्लॉयमेंट सर्व करना पड़ेगा, ये एम्प्लॉय की केस में आएगा। सर अगर ऐसा हुआ तो इसमें अपने को कितने का लॉस हो जाएगा? 180। ये जो 180 रुपीज है ना, इट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। वेरी गुड यार, वेरी गुड अशनूर।
अब ये 180 इंट्रिंसिक वैल्यू, कई बार पता, ये मैंने इसलिए अलग से लिखा है, कई बार ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केट प्राइस इज सेम एज इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज नेवर बीन सेम। हाँ, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी तो अपन एजम्पशन लेते हैं कि भाई मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम है, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट। ये बात समझ में आ रही है? मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जितना मार्केट प्राइस उस समय पे शेयर का है और जितने पे हम एम्प्लॉय को ऑफर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। यस, तो हम यहां पे लिख लेते हैं प्राइस एट विच, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी offered by company, say for example after कितना 4 years लिया था ना, 4 years to employee। ये जो 20 रुपए ये क्या है, एक्सरसाइज प्राइस है, और इसकी मैंने डेफिनेशन आपको लिखा दी कि प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी ऑफर्ड बाय द कंपनी से फॉर एग्जांपल आफ्टर 4 years। अब ये जो 4 years अपन ने लिखा है, ये 4 years क्या हो जाएगा, सर्विस पीरियड, जिसको अपन आगे जाके समझेंगे वेस्टिंग पीरियड। नाम सुना होगा आपने वेस्टिंग पीरियड। इतने टाइम आपको मिनिमम एम्प्लॉयमेंट सर्व करना पड़ेगा टू अवेल दिस काइंड ऑफ स्कीम। और सर ये जो 20 रुपीज है ये क्या है, वैल्यू ऑफ सर्विस आफ्टर 4 years, मतलब जो आपने सर्विस दी उस सर्विस पे पर शेयर आपको 20 रुपए मिलेंगे। यस और नो? तो याद रखना है अपने को। एक चीज और समझना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है पक्का? बस अभी यहां से ये एक तरह से क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पहले से ही। क्यों? क्योंकि सर हम पहले ही एग्रीमेंट बना के रखते हैं जिनको अपन शेयर बेस, कंपनी ऑफर करती है शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम टू इट्स एम्प्लॉयज। सर कौन से एम्प्लॉय को ऑफर करेगी? देखो आपने अगर सुना होगा तो आज से बहुत साल पहले ना ये इन्फोसिस, विप्रो, इन सब में ना बहुत सारा वो चलता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पीछे झगड़ा, ये एक दूसरे के एम्प्लॉयज को उठा लेते थे। तो अब क्या होता कि आप हर समय तो किसी का सैलरी बढ़ा नहीं सकते, तो ये लोग क्या कर रहे थे, इक्विटी ऑफर कर रहे थे। इक्विटी की भाई आप इतना परसेंट इक्विटी लो, लेकिन अगले 3 साल तक आपको सर्विस देनी पड़ेगी। इस चक्कर में क्या हुआ, एम्प्लॉय भी फंस गया और सामने वाला कहीं गया भी नहीं। और आपका इफिशियंट एम्प्लॉय होगा तो ही आप उसको ऑफर करोगे, अदरवाइज मान लो इफिशियंट एम्प्लॉय नहीं तो आपको कोई लॉस ही नहीं है ना यार। अच्छा, पॉइंट क्या था, इसकी कोई अकाउंटिंग ही नहीं दी थी और बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही थी इसको। तो और इसके लिए फिर इंस्टीट्यूट लेके आई गाइडेंस नोट। बट गाइडेंस नोट के साथ एक समस्या ये है कि दे वेयर ऑलवेज रिकमेंडेटरी, दे विल नॉट बी मैंडेटरी एनी टाइम। तो अगर आप जो ई शॉप की अकाउंटिंग पढ़ रहे थे ना, वो एक तो इनकम्प्लीट थी। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि वो सिर्फ एम्प्लॉयज पे लगती थी, दूसरा रिकमेंडेटरी इन नेचर थी, तो जरूरी था कि कंपनी को फॉलो करना। सर अगर नहीं भी फॉलो किया तो ऑडिटर अपनी ओपिनियन में, अगर अपन ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी वो उसको बोल सकता है कि ठीक है भाई इसने ये असम्पशन लिया और दे वेयर ऑलवेज रिकमेंडेटरी इन नेचर। यस और नो? और गाइडेंस नोट होने के कारण यहाँ पे बहुत लूपहोल होते थे अकाउंटिंग में, बट जैसे ही इंड AS 102 एप्लीकेबल हुआ ये सारे के सारे लूपहोल्स क्लियर हो गए। नाउ ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, एक तरह से ऑप्शन देता है, ऑप्शन देता है किसको, एम्प्लॉय को। और अगर आप नोटिस करोगे तो ऑप्शन में उसको क्या मिल रहा है कि मार्केट प्राइस लेस एक्सरसाइज प्राइस, अगर वो करेगा तो उसको मिल जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। और इसी इंट्रिंसिक वैल्यू को दोस्तों, इसी इंट्रिंसिक वैल्यू को अपन बोलेंगे फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर। बिल्कुल सही, अखनूर ने लिखा 180 टू बी बुक्ड इन 4 years। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सर?
क्योंकि इसी के बेसिस पे तो आपको आगे जाके अकाउंटिंग करनी है। अपने एग्जाम्पल में 20 रुपए थी ना, कितनी थी, 180 थी ना। इस 180, ये 180 किसके लिए खर्चा हो गया, लॉस किसके लिए हुआ? कैन आई से दिस 180 इज नथिंग बट द एक्सपेंस टू द कंपनी? क्योंकि यूजुअली कोई नॉर्मल बंदा शेयर्स खरीदता आपको तो वो आपको 200 रुपए देता, बट आप अपने एम्प्लॉय को कितना रुपए दे रहे हो, 20 रुपए में दे रहे हो। इसका मतलब ये 180 आप उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट दे रहे हो, तो ये जो इनडायरेक्टली बेनिफिट आप उसको दे रहे हो ये आपके लिए तो एक्सपेंस हो गया ना। और इस 180 को आप जितना भी वेस्टिंग पीरियड है उस वेस्टिंग पीरियड के दौरान एस्टिमेटेड बेसिस पर क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करते चले जाओगे, इस एक्सपेंस को बुक करते चले जाओगे। बेसिकली अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू को ही अपन फेयर वैल्यू बोलेंगे। तो क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, मार्केट प्राइस विल बी डिफरेंट, exercise price will be different, but again the difference between those two is always intrinsic value, and intrinsic value को ही अपन क्या बोलेंगे, fair value of the shares। याद रहेगा पक्का? ओके तो आप एक चीज और समझना, यहां पर ये तो मतलब ये यहां तक समझ गए पूरा पक्का, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है अपने को। सर आफ्टर 4 years द मार्केट प्राइस, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट प्राइस 4 साल बाद बढ़ गई, 300 रुपए हो गई। अगर हो गई तो आपको जो बैलेंस है फिर आपको एक्सरसाइज पीरियड में उसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ अपन देख रहे हैं कि ये जो वेस्टिंग पीरियड है, मतलब जो ईयर्स ऑफ सर्विस है, उसमें कितने बुक होंगे। क्योंकि आज आपको पता है ना 200 रुपए, आगे इट में भी ऐसा भी हो सकता है सर ये 300 रुपए पहुंच गई जैसा अखनूर बोल रहे हैं, बट सर ऐसा भी हो सकता है ये 150 हो जाए। लेकिन सर अगर ये 150 होगी तो मुझे एक बात बताओ, क्या एम्प्लॉय टिकेगा? एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं टिकेगा। वो बोलेगा कि मेरे को 200 रुपए वाला शेयर 20 में आप दे रहे थे तो मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा खुशी खुशी, बट अगर वो उसकी वैल्यू ही 150 हो गई तो वो कंपनी छोड़ देगा, वो इस स्कीम में ही नहीं रहेगा। तो सर ऐसा भी होता है क्या कि अभी इनिशियली कोई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में आ गया और आगे जाके वो विड्रॉ भी कर सकता है क्या? हाँ, तो सर उसकी भी अकाउंटिंग है, यस, लेकिन गाइडेंस नोट इसकी अकाउंटिंग नहीं देता था। सर इसकी 300 रुपए, 300 रुपए वैल्यू हो गई, मतलब सर हमने तो 180 प्रॉफिट में थे, अब 280 में हो जाएंगे, तो एम्प्लॉय के लिए तो विन विन सिचुएशन है, यस और नो। लेकिन कंपनी को ऐसा लगता है यार हमने घाटे का सौदा कर लिया, 20 रुपए हमें हमें नहीं पता था हमारी शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कंपनी चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकती है स्कीम। सर मॉडिफाई करा तो चेंज करना पड़ जाएगा, और ये जो 100 एक्स्ट्रा हुए, मान लो 300 जो एक्स्ट्रा हुए, उसकी अकाउंटिंग होगी एक्सरसाइज पीरियड के दौरान जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। समझे? तो इसको अपन आगे समझते जाएंगे। अभी इतना सा बेसिक समझ में आया चारों अखनूर? क्वेश्चन में अपन इसको और डिटेल में कवर करेंगे। ओके ठीक। नाउ लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, ई, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। Ind AS 102 is not applicable to, not applicable to, number 1, shares issued to the shareholders। सर ये कौन से शेयर्स होते हैं? अगर आप नोटिस करोगे तो इनको अपन बोलते हैं बोनस और राइट इशू, क्योंकि वो तो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स का पार्ट हो गया ना, उनको उनसे आप कोई गुड्स और सर्विस थोड़ी ले रहे हो। दूसरा, एनी सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी इंड AS 109 में जो कवर है, और तीसरा और लास्ट है बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो अखनूर भाई ने अपने से पूछा, इसके लिए एक अलग इंड AS है, इंड AS 103। तो ये याद रहेगा।
कि ये नॉट एप्लीकेबल है। किसको सर? या तो किसी शेयर होल्डर को आपने शेयर्स इशू कर दिए हैं, या फिर आपने सेटलमेंट कर दिया फाइनेंशियल लायबिलिटी का, या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस हुआ, मतलब आपने किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया। इसके बाद अपन आ जाते हैं सीधे सीधे लास्ट बेसिक पर, दैट इज दी एफ, जिसमें मैं हेडिंग में ही लिख दूं सर्टेन डेफिनेशन। कुछ शब्द हैं जिनके अपने को मतलब पता होना चाहिए, अदरवाइज इस चैप्टर में थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी आ सकती है। बट मैं आपको इतना बोल रहा हूं, चैप्टर जब अपन शुरुआत करेंगे थोड़ा सा पहला दिन आपका स्लो होगा, क्योंकि मैं उस चैप्टर का बैकग्राउंड बना रहा हूँ। उसके बाद अपन धड़ धड़ से क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव लास्ट डे के लिए आज से ही प्रिपेयर होना है। आपको कोई अलग से, देखो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं पहले लेक्चर में, मैं अलग से कोई मैराथन नहीं लेने वाला। मैं आपको रिवीजन लेक्चर्स दूंगा, क्योंकि मैराथन लेक्चर के टाइम होता है 2 दिन पहले। उस टाइम पे मुझे लगता है आपको खुद पढ़ना चाहिए, और मैं आपको रिवीजन लेक्चर अक्टूबर से पहले तक दे दूंगा। आई ट्राई 10 अक्टूबर तक आपके सारे रिविजन भी हो जाएं, मॉक टेस्ट भी हो जाएं। ठीक है, चलो। तो सर्टेन डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, इट इज नथिंग बट ग्रांट डेट। एक सेकेंड, इसको यहीं से उठा लेते हैं ना, ग्रांट डेट कहीं तो लिखा होगा, ये रहा। क्योंकि थियोरी अपन पूरी नहीं लिखने वाले, जो जो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट या मुझे लगती हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा, बाकी की मैं आपको एज इट इज हैंड ओवर करते चले जाऊंगा चीज़ें। ये देखिए, दिख रहा है? नाउ सर, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रांट डेट? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज द ग्रांट डेट। डेट व्हेन ऑफर इज मेड टू एम्प्लॉय एंड अप्रूव बाय द शेयर होल्डर। सबसे पहले शेयर होल्डर से अप्रूव कराना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा किसको देना है। तो एम्प्लॉय जिसको आपको ऑफर देना है वो उसको ऑफर दे दो, साथ ही साथ अप्रूवल किस दिन हुई शेयर होल्डर की, तो उस डेट को अपन क्या बोलेंगे? ग्रांट डेट। मुझे एक बात बताओ, ग्रांट डेट पे जब मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने अखनूर को कोई ऑफर किया, मेरी कंपनी है एच डी लिमिटेड, और एच डी लिमिटेड का एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है अखनूर। अखनूर भाई को मैंने क्या किया, एक ऑफर दिया, ऑफर दिया, और जो ऑफर दिया इट इज रिलेटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट, और आज डेट है कौन सी? 13 जुलाई। तो ग्रांट डेट कौन सी हो गई? 13 जुलाई। क्या मेरी बुक्स में आज कोई एंट्री होगी? आज मैंने ऑफर दिया है, अप्रूवल भी आ गई शेयर होल्डर से। मुझे बताओ, आप बताओ ऑफलाइन में, आज अगर मैंने सिर्फ ऑफर दिया है, क्या अकाउंटिंग हो जाएगी? अखनूर भाई, राहुल भाई, संस्कार, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों सर? आज थोड़ी होगी, आज तो आपने ऑफर दिया, डे 1 पे थोड़ी अकाउंटिंग करोगे आप करोगे ईयर एंड पर, ईयर एंड पर करोगे, वो भी एक्सपेंस बुक करोगे वेस्टिंग पीरियड के दौरान। मान लो मैंने अखनूर जी को ऑफर दिया कि यार आपको 3 साल मेरी कंपनी में काम करना पड़ेगा, मेरी जो शेयर्स की कीमत है 500 रुपए, मैं आपको 50 रुपए में वो शेयर दे दूंगा। अब मुझे जो 450 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको बुक करना पड़ेगा अगले 5 साल, 4 साल सॉरी। अब वो जो 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है, उस 4 साल का वेस्टिंग पीरियड के लिए जो एक्सपेंस मुझे बुक करना है वो हर 31 मार्च को मैं बुक करूंगा, ना कि आज, क्योंकि आज तो मैंने ऑफर दिया। अब आज थोड़ी पैसा मेरे से गया, और अगर वो मेरे एम्प्लॉय है तो मैं आज इमीडिएट पेमेंट थोड़ी कर रहा हूं। यस और नो? तो मैंने ये जो आपको लिखा है ना, कई लोग इसको स्किप कर जाते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यस और नो? ओके। वेस्टिंग डेट, डेट व्हेन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड। सर वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, 3 साल हो गए, अब अखनूर भाई क्या कर रहे हैं? इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मान लो मैंने आज से कितने साल दिए? 3 साल। तो 31 मार्च 2027 को
अखनूर भाई इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट विल बी द वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग पीरियड क्या होगा? 3 years। सर एक्सरसाइज पीरियड क्या होगा? इस डेट के बाद जो पीरियड आएगा उसको अपन बोलते हैं पीरियड आफ्टर वेस्टिंग डेट ड्यूरिंग विच ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। ये पूरा समझ में आ गया दोस्तों? कोई डाउट्स पूछ लो बिंदास, स्पीड ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं। लिखना है क्या? आगे बढ़ेंगे तो ये तो हो गया अपना पहला पार्ट इस इंडियस का, दैट वाज इंट्रोडक्शन। अब अपन आ रहे हैं इस इंडियस के बैकग्राउंड पे कि इसको लाए क्यों। जैसे जीएसटी लाए, इनकम टैक्स लाए, कंपनीज एक्ट नया लाए। जब इंडियस नया लेके आए, गाइडेंस नोट से काम क्यों नहीं चला? तो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मान लो अभी इसमें सिर्फ ध्यान से देखना, इसको ध्यान से सुन लेना पूरा लास्ट तक, फिर अपन डाउट्स इसमें लेंगे, ठीक है? सैलरी मान लो है, मान लो सैलरी है एक एम्प्लॉय के 200 रुपए, उसको मैं कैश पेमेंट कर रहा हूं 100 रुपए, मैं मतलब कंपनी, और मैंने उसको ऑफर किए हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹130 एट ₹30। मतलब 130 रुपए का शेयर मैं अपने एम्प्लॉय को कितने का दे रहा हूं? 30 रुपए में। अच्छा उसकी सैलरी कितनी है? 200 रुपए। मैं उसको कैश कंसिडरेशन कितना दे रहा हूं, ताकि कंपनी में किसी को ज्यादा ध्यान ना पड़े कि भाई उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई, उसकी सैलरी पहले 100 रुपए थी, अब मैंने उसकी 200 कर दी, लेकिन साथ ही साथ मैंने उसको क्या बोल दिया कि भाई 100 रुपए कैश ले ले, 100 रुपए मैं तेरे को शेयर्स के बेसिस पे दूंगा, लेकिन साथ ही साथ तेरे को 3 साल स्टे करना पड़ेगा कंपनी में, ठीक है? अच्छा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, ₹10 पर शेयर। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है रुपीस फेस वैल्यू, दैट इज ₹10 पर शेयर। अब बिफोर आईएफआरएस क्या था आप समझना, ये बिफोर इंड एस या आईएफआरएस, बिफोर आईएफआरएस एंट्री अकाउंटिंग कैसे होती थी आप समझना। सैलरी डेबिट टू कैश 100 रुपए, और दूसरा होता था कैश डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब अगर मैं इसको कंबाइन करूं, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, कंबाइंड एंट्री भी कर देते हैं कुछ लोग। मतलब अगर इस एंट्री का आप कॉम्बिनेशन बिठाओगे तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, सैलरी अकाउंट डेबिट कर रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर रहे हो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर रहे हो। सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आ गया? मैंने आपको क्या बोला, फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपए थी, तो अगर आप 130 रुपए की मार्केट प्राइस वाला शेयर कितने में दे रहे हो? 30 रुपए में, तो ये जो 20 रुपए इसमें इन दोनों के बीच में है, ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा ना। यही करते थे। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? बिफोर आईएफआरएस। अब इसमें आप एक लूप होल देखो, ये देखना, ये 100 रुपए, ये 30 रुपए, ये 10 रुपए, और ये आ गया 20 रुपए। टेक्निकली आप यही कर रहे हो, दोनों एंट्री, या तो दो एंट्री पास कर दो, ये दो एंट्री पास कर दो, या फिर ये कंबाइंड एंट्री पास कर दो। यही हो रहा था बिफोर आईएफआरएस। नहीं अखनूर आपकी एंट्री गलत है। कोई कैश, कैश आपको एक तरह से हाँ 70
हाँ, इनका रिवर्स हो रहा है, सैलरी टू कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये क्यों बोल रहे हो आप लोग सर ये वाला इसलिए, यस और नो, इस वजह से? बट आप ध्यान से देखो आपको बेनिफिट कितने का मिल रहा है, 200 को मिल रहा था। पहले अकाउंटिंग ऐसी होती थी, 200 रुपए की आपको सैलरी देना है उनको, उस सैलरी में 100 रुपए तो कैश दे रहे हैं वो आपको फिक्स, तो ये 100 रुपए आ जाएगा, प्लस आपको 30 रुपए का क्या दे रहे हैं अलग से, कैश की थ्रू, मतलब कैश कंसिडरेशन दे रहे हैं लेकिन बाय वे ऑफ शेयर्स। तो एक तरह से ये एंट्री हो रही थी, और ये लॉजिकली रॉन्ग है। अगर आपने बचपन में एक कंसेप्ट पढ़ा है, आप इसको 70 नहीं लिख सकते, उसका रीजन मैं बता देता हूं। 70 इसलिए नहीं लिख सकते, इन दोनों का सेट ऑफ नहीं हो रहा है, ये तो 100 रुपए पूरा कैश में ही जा रहा है ना, तो आप सेट ऑफ कैसे कर सकते हो इसका, समझे? इसलिए कंबाइंड एंट्री ऐसी होगी। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं तब भी ये लॉजिकली गलत है, लॉजिकली इट इज रॉन्ग। सर क्यों? बचपन में एक आपने मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा है? क्या बोलता है वो, कि जितना आप पेमेंट कर रहे हो, जितना आप पेमेंट कर रहे हो, क्या उतना आप दिखा रहे हो? आपने सैलरी कितनी देनी चाहिए थी, आप कहना से कंसिडरेशन कितने का पे कर रहे हो, 200 रुपए, आपका 200 रुपए तो कहीं जा ही नहीं रहा। एक मिनट, इसको 120 लिखूंगा मैं, ठीक है, 120 ये वाला, ठीक है। अच्छा, आपने बचपन में कंपनीज एक्ट पढ़ा, अखनूर, पहले तो ये एंट्री गलत है, ये समझ में आया कि नहीं जो आपने लिखी, यस और नो? हाँ, अभी समझो ध्यान से, सैलरी अकाउंट डेबिट 100, कैश अकाउंट डेबिट 30, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10, सिक्योरिटी प्रीमियम 120। पहले ये चीज, आप तो सामने वाले को 200 रुपए का पेमेंट कर रहे हो, गलत क्यों ये नहीं समझ में आया? देखो मैं आपको बताता हूं, आप उसको फिक्स सैलरी तो 100 रुपए की दे रहे हो कैश के फॉर्म में, तो उन्होंने आपको 100 रुपए का तो कैश पेमेंट ही दिखाना है सैलरी के फॉर्म में, साथ ही साथ आप कैश का कंसीडरेशन कैश में जरूर ले रहे हो 30 रुपए का, लेकिन वो ले किसके बेसिस पे रहे हो, शेयर्स के बेसिस पे। और ये रॉन्ग है, मैं आपको बता दूं, ये पूरी एंट्रीज ही रॉन्ग है जो आईएफआरएस के थ्रू हो रही थी। अभी इंडेस की एंट्री समझोगे तो, इसलिए मैं बोल रहा हूं 5 मिनट दो मेरे को पूरा समझना। सैलरी अकाउंट डेबिट 100 कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट 30 कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 का कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 का कर दिया। लॉजिकली रॉन्ग क्यों है उसका रीजन मैं बताता हूं। आप इसको 120 नहीं लिख सकते और आप सैलरी को भी 100 रुपए नहीं लिख सकते, उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों। पहली चीज, आपने बचपन में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उसमें क्लियरली बोला गया है कि अगर आप कोई एक्सपेंस इनकर कर रहे हो तो जितने का एक्सपेंस इनकर कर रहे हो या जितने का पेमेंट कर रहे हो उतनी वैल्यू से डेबिट करो। क्या आपने 200 रुपए से डेबिट किया? नो, पहला। दूसरा, कंपनीज एक्ट बोलता है, कंपनीज एक्ट तो क्लियरली बोलता है कि एनीथिंग above nominal value of the share will be treated as security premium, yes और नो? ये भी हमने सीखा है। तो सर एवब तो 30 ही रुपए हो रहे थे, ये जो 30 रुपए हो रहे थे, मतलब आप यहां पे कंबाइंड एंट्री जब कर रहे हो तो 120 तो कतई नहीं हो सकते, तो कंपनीज एक्ट का वायलेशन हो रहा था और साथ ही साथ किसका वायलेशन हो रहा था? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। अब पॉइंट इज ये चीज इसलिए स्पेसिफाइड नहीं थी बिकॉज देयर वाज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस, देयर वाज ओनली गाइडेंस नोट एंड नो वन वाज फॉलोइंग इट। सो आईएफआरएस आने की, बिकॉज देखो अभी ये देखना, मैं आपको लॉजिक रीजन लिखता हूं। बिफोर आईएफआरएस सैलरी of hundreds was set off with सिक्योरिटी प्रीमियम। आपने नोटिस किया ये जो 100 का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में, यहां 200 होना चाहिए और यहां 20 होना चाहिए,
ये आप एक तरह से एडवांस जो 100 रुपए अलग से पेमेंट कर रहे हो उसको सेट ऑफ कर रहे हो। मतलब लोग क्या कर रहे थे, सैलरी को सिक्योरिटी प्रीमियम से पेमेंट करवा रहे थे, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि आप सिक्योरिटी प्रीमियम तो कब यूज कर सकते हो, जब आपकी जो मार्केट प्राइस है और फेस वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये हो रहा था। देयरफॉर एक्सपेंस वॉज ओवरस्टेटेड। आपने जो सिक्योरिटी प्रीमियम का एक्सपेंस है वो कितना ओवरस्टेट कर दिया। हेंस टू ओवरकम with this loophole, IFRS 2 और बोले Ind AS 102 came into existence by replacing गाइडेंस नोट 19। एक सेकेंड, इसको ऐसे नहीं है भाई। मेकिंग मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ गाइडेंस नोट 19 as Ind AS 102। अब मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है ये समझ में आया कि नहीं। इट वॉज रियली लूप होल। आप एक तरह से समझना, सैलरी का पेमेंट दिखा दिया, आपने कैश का पेमेंट दिखा दिया, सारे डेबिट एक जगह ले आए, और ये जो 100 था इसको आप यहां पे ले आए। तो ये तो एक्सपेंस आप बढ़ा के दिखा रहे हो, जबकि एक्चुअल में आपको 200 दिखाना चाहिए था और इसको तो 20 ही दिखाना चाहिए था। तो एंट्री वॉज रॉन्ग एंड दैट इज वाई दिस केम इनटू द पिक्चर। इसको अपन कलर चेंज कर दें इसका, ठीक है, ये याद रहेगा पक्का। चलो अब यहां पे ये बैकग्राउंड समझ में आया क्यों लेके आए। बिकॉज जो अकाउंटिंग हो रही थी उससे एक्सपेंस को आप बढ़ा देते थे, एक्सपेंस को छेड़छाड़, मतलब आप अपना ना जो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस आता था उसको छेड़ रहे थे। आप सिक्योरिटी प्रीमियम को बढ़ा देते हो तो आप रिजर्व्स को बढ़ा के दिखा रहे हो, बट ये तो गलत है ना। एक्चुअल में तो रिजर्व बढ़ा ही नहीं। क्या रिजर्व बढ़ा था क्या अखनूर, राहुल, देवांश, है ना, संस्कार, बढ़ा था क्या? नहीं सर, जब नहीं बढ़ा तो फिर कैसे कर सकते हैं, यस और नो। चलो नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट थिंग, ये लूपहोल समझ में आ गया क्यों लेके आए, और ये अपन ने यहां तक पूरा बैकग्राउंड समझ लिया। अब अपन इसमें बैकग्राउंड के बाद चलते हैं इस चैप्टर के ओवरव्यू पर। किस पे चलें? थर्ड थिंग, ओवरव्यू। अब हम चैप्टर के अंदर आए हैं। नो सर मतलब समझ में नहीं आया या कोई डाउट है? थोड़ा सा स्पेसिफाई कीजिए। अच्छा क्लियर, ओके वही। अच्छा तो अपन ने अब इंट्रोडक्शन समझ लिया, मीनिंग समझ ली, एप्लीकेबिलिटी समझ ली, और साथ ही साथ बैकग्राउंड भी समझ लिया। अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? ओवरव्यू। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, अब आ गए अपन थोड़ा सा, अब यहां से स्पीड अपनी बढ़ा लेंगे। तो ओवरव्यू में आपको ये देखना है कि इस चैप्टर में अपने को पढ़नी है दो चीजें। एक तो पढ़ना है शेयर बेस्ड पेमेंट विथ एम्प्लॉयज एंड शेयर बेस्ड पेमेंट विथ अदर्स।
इसमें पढ़नी 3 चीजें। एक तो पढ़ना है इक्विटी सेटलमेंट, दूसरा कैश सेटल्ड ऑप्शन, तीसरा पढ़ना है कैश और इक्विटी। तो बेसिकली अगर अपन इसमें पॉइंट बाई पॉइंट दें तो पॉइंट नंबर 1 अपने को ये पढ़ना है, पॉइंट नंबर 2 अपने को ये पढ़ना है, पॉइंट नंबर 3 अपने को ये पढ़ना है, पॉइंट नंबर 4 अपने को ये पढ़ना है, और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर शेयर बेस्ड पेमेंट विद एम्प्लॉइज। उसके अंदर 3 टाइप की स्कीम्स होती हैं, 3 तरीके की स्कीम्स एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑफर कर सकती है। दैट इज द इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन। नाम से ही समझ में आना चाहिए कि सिर्फ अपन कंसिडरेशन में शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर अब शेयर्स की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था ना, हमेशा कंपनी क्या ओपन करेगी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। लेकिन अगर कैश सेटलमेंट ऑप्शन होगा तो वैल्यू भले ही शेयर्स के बेसिस पे डिसाइड होगी, बट पेमेंट किस वे में होगा, कैश के बेसिस में। तो वहां पे खुलेगा शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट। और सर शुरुआत में हमने दोनों ऑप्शन दे दिए, कैश और इक्विटी सेटल्ड। तो कुछ पार्ट हम शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में लिखेंगे, कुछ पार्ट हम शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी में लिखेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट विद अदर्स। दैट अदर्स मतलब अदर देन दी एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। इज दैट क्लियर? ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं ना? पक्का ऑनलाइन? ओके, नाउ सर कैसे पढ़ना है, तो हम सबसे पहले अब यहां पे स्टार्ट कर देते हैं अपना, बिकॉज वी हैव 30 मिनट्स मोर टू लेफ्ट एंड कंटिन्यू दिस चैप्टर। तो अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड ना, यस, नाउ वी आर मूविंग अहेड ऑन our first thing, equity settled option. इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में क्या होगा कि भाई साहब आपको हमेशा पेमेंट किसके बेसिस पे करना है, इक्विटी के बेसिस पे। तो यहां पे अब यहां पे थोड़ा सा लिखना बंद कर देना, सब लोग का ध्यान बोर्ड पे स्क्रीन पे होना चाहिए। अभी ध्यान से समझने का, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, इसको कैसे समझेंगे। सपोज या एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिनको मैं शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर कर रहा हूं वो है मान लीजिए 100। सर नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, सर पर एम्प्लॉय मतलब नंबर ऑफ शेयर्स में पर एम्प्लॉय कितना दे रहा हूं, शेयर्स नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने और नंबर ऑफ शेयर्स पर एम्प्लॉय या ऑप्शंस पर एम्प्लॉय कितना दे रहा हूं। मान लीजिए 10 शेयर्स मैं हर एम्प्लॉय को दे रहा हूं। फेयर वैल्यू इज व्हाट, इट मे बी इंट्रिंसिक वैल्यू। ये क्या हो जाएगा अपना, मान लीजिए एग्जांपल में अपन 18 रुपए ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने उनको बोला कि भैया वेस्टिंग पीरियड मतलब आपको मिनिमम कितना सर्व करना पड़ेगा कंपनी पे। अच्छा मैं आपको बता दूं ना, इसमें जो ये इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन है ना, ये आप इंटर में पढ़ चुके हो। अगर आप ओल्ड सिलेबस के हो, न्यू सिलेबस का कोई बच्चा आएगा ना सीए इंटर से, तो उसने ई शॉप भी नहीं पढ़ा है, ई शॉप हट चुका है सीए इंटर से, ठीक है। तो अगर आप ई शॉप थोड़ा बहुत भी याद होगा तो ये कुछ और नहीं, ये अपन ई शॉप ही पढ़ रहे हैं बस इन डेज के फॉर्म में। वेस्टिंग पीरियड मान लीजिए मैंने बोल दिया 3 इयर्स जो अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ अखनूर, आपने भी मुझे बोला था कि अपने एग्जाम्पल में 180 रुपीज थी ना इंट्रिंसिक वैल्यू, मैंने बोला था उसमें 4 इयर्स में बुक होगा क्योंकि वेस्टिंग पीरियड कितना था, 4 इयर्स। यहां पर मुझे बताओ कितना एक्सपेंस अपन बुक करेंगे, 3 इयर्स के लिए बुक करेंगे। अब उस एक्सपेंस के अमाउंट को निकालना है पर एनम, क्योंकि हर साल अपने को कुछ ना कुछ एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। तो यहां पे पहले अपन सीखेंगे एक्सपेंस की कैलकुलेशन। तो मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 एम्प्लॉइज इंटू 10 शेयर्स इंटू 18 रुपीज डिवाइड बाई 3 इयर्स, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10
1000 और 18,000 डिवाइड बाई 3, 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपीज पर एनम मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। ये केस समझ में आया? हमने इसमें किया क्या? हमने क्या किया सर? एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का इंटू किया, नंबर ऑफ ऑप्शंस का इंटू किया, और फेयर वैल्यू पर ऑप्शन या इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन पे हमने इंटू कर दिया। और डिवाइड कैसे कर दिया? वेस्टिंग पीरियड से। तो हमें टोटल पर एनम का एक्सपेंस मिल गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, एक एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है? इसी एग्जाम्पल को अपन थोड़ा सा मैनिपुलेट करें। थोड़ा सा मैनिपुलेट कैसे करेंगे? कि मान लो एग्जाम्पल वापस से चेंज करता हूं मैं, और मैंने बोला नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? अगेन 100। नंबर ऑफ ऑप्शन अगेन 10 पर एम्प्लॉय। और मान लो अगेन फेयर वैल्यू ₹18 एंड वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3 इयर्स। तो इसमें चेंज क्या किया सर आपने? नहीं, अब मैं यहां पे थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। अभी तक ये तो समझ में आया ना बेसिक कैलकुलेशन? ठीक है, मान लो यहां लिखते हैं कंपनी एस्टिमेट्स दैट ओनली 80 एम्प्लॉइज। हमने ऑफर कितने लोगों को किया था? 100। लेकिन कंपनी को एस्टिमेट कहता है कि ओनली 80 एम्प्लॉइज विल बी देयर एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड, एंड एस्टिमेट स्टैंड्स करेक्ट। अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ? बताओ एक्सपेंस कैसे निकलेगा? ओके, राहुल ने निकाल दिया, अखनूर ने निकाला है। कैसे निकालेंगे बताओ दिवंश? सर एक्सपेंस इक्वल्स टू 80 इंटू 10 इंटू 18 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू ₹48 पर एनम। दिस इज द एक्सपेंस। तो बेसिकली अगर मैं कंसेप्ट नोट यहां पे लिखूं तो क्या हो जाएगा? यहां पे एक्सपेंस अपन एक्सपेंस should be recognized on those employees which will be there in company on वेस्टिंग डेट। यही सीखा हमने। मतलब सर शुरुआत में हमारा, वेरी गुड यार, वेरी गुड। शुरुआत में हमने कितना बोला था? शुरुआत में मैंने आपको कितना बोला था कि सर शुरुआत में आपका 100 एम्प्लॉय था, लेकिन लास्ट में आपको जो लगा कि 80 एम्प्लॉयज ही होंगे और आपका एस्टिमेट भी करेक्ट निकल गया, तो आपने 80 कर दिया और ये एक्सपेंस चेंज हो गया। सर ऐसा भी तो हो सकता है शुरुआत में मैंने एस्टिमेशन कुछ और किया, बाद में जाके ये चेंज हो जाए। अरे यस और नो? सर हो सकता है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, इसी को आगे लिखते हैं, सच एम्प्लॉयज शुड be estimated on grant date or end of year 1।
estimate may change, estimate may change or not? Sir, may change. During vesting period, and the amount of expense would also change. Would also change in the year when there is change in estimate of नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इस लाइन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इस लाइन का मतलब यह हुआ कि सर जिस साल हमारा एस्टिमेट चेंज हुआ उसी साल हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चेंज कर देंगे। सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे अपन? तो हम वही वाला लेके चलेंगे सर। अगर लेकिन चेंज हुआ तो कहना इसे, इस इफेक्ट को अपन बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कि रेट्रोस्पेक्टिव। दो इफेक्ट्स होते हैं ना, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव इनिशियल डे वन से जो था उसको पूरा बदल देना, और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को क्या बोलते हैं? जब जो चेंज आया अकॉर्डिंगली चेंज करते चलना। तो इस चेंज को अपन क्या बोलेंगे? अच्छा, ये कौन सा चेंज होगा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इंड AS 8 में कवर होते हैं। ठीक है, तो इसको तीसरा नोट लिख लेंगे, दिस चेंज इन accounting estimate should be accounted prospectively। इज डन। इसके लिए अपन एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। सेम इन एग्जाम्पल, सपोज in example number 2, 90 employees, how many? 90 employees were there at the end of vesting period। अपने कितना था एग्जाम्पल में? सर 100 एम्प्लॉइज हैं, एस्टिमेट कितना किया? 80, लेकिन अपन ने क्या चेंज कर दिया इसमें? सेम एग्जांपल में 90 एम्प्लॉइज बचे थे लास्ट में। अब मुझे बताओ कितना एक्सपेंस पर एनम होगा? और हाँ, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? कैलकुलेट, क्योंकि कई बार डायरेक्टली आ जाता है कैलकुलेट एक्सपेंस पर एनम टू बी बुक्ड। कैलकुलेट एक्सपेंस पर एनम फॉर ऑल 3 ईयर्स। तो देखो, फॉर ईयर 1 क्या करेंगे अपन? ईयर 1 अपन क्या करेंगे? 80 इंटू, क्योंकि एस्टिमेट तो आपका डे 1 पे। अब मेरे को याद रखना, एस्टिमेट हमेशा हेलो, एस्टिमेट क्या होगा? चेंज होगा प्रोस्पेक्टिवली, लेकिन डे 1 पे जो आपने एस्टिमेट लिया अकाउंटिंग ईयर 1 पे तो वही रहेगा। चलो, तो 80 का था, 20% छोड़ के चले जाएंगे, तो 80 इंटू 10 इंटू 18 डिवाइड बाई 3 इंटू फर्स्ट ईयर, क्या आ जाएगा? 4800 फर्स्ट ईयर में। सर ईयर 2 की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा? 80 इंटू 10 इंटू 18 डिवाइड बाई 3 इंटू सेकेंड ईयर। ये सेकेंड ईयर, ये
3 साल का है ना वेस्टिंग पीरियड। एट द एंड अपने को पता चला, ये देखो ना, 90 एम्प्लॉयज वेयर देयर एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड, यस और नो। तो सर जब 80, तो 2 साल तक तो हमारा एस्टिमेट 80 ही रहेगा। अच्छा, ईयर 2 में कितना एक्सपेंस बुक होना चाहिए, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 9600, लेकिन लेस ईयर 1, जो ईयर 1 का है वो तो हटाओ, हमें सिर्फ ईयर 2 का चाहिए यहां पे देखो। तो जब मुझे ईयर 2 का चाहिए, ये तो टोटल आया, इसमें मैं लेस कर दूंगा ईयर 1 का, अगेन कितना बचा 4800। अब जो आप बोल रहे हो ना 90, अब ले आएंगे उसको अपन, कैसे करेंगे दोस्तों मुझे बताओ। जैसे ही आपका आया एस्टिमेट, उसको क्या बोल देंगे अपन, 90 इंटू 10 इंटू 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 लेस ईयर 1 एंड ईयर 2। मतलब 4800 लेस 4800 कितना आ जाएगा लास्ट ईयर का बताना। देखो ये आ जाएगा पूरा 90 इंटू 10, 918, ओके 170, 6600। कैलकुलेटर पे चेक कर लो एक बार, ऑनलाइन में मेरे को जवाब दिया 6600। ये समझ में आया। हमने क्या किया सर, हमने सिंपल इतना किया कि 80 इंटू 10 इंटू 18 वाला लिया ईयर 1 पे, हमारा एस्टिमेट कितना था 80। सेकेंड ईयर में एक्सपेंस सिर्फ सेकेंड ईयर का कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर का लेस कर दो और 80 का एस्टिमेट से फिर से निकाल लो। थर्ड ईयर में हमारा एस्टिमेट क्या हो गया था दोस्तों, चेंज हो गया था, तो उसके बाद हमारा कितना आया 6600। सर टोटल कितना एक्सपेंस मैंने रिकॉग्नाइज किया 3 साल में, टोटल एक्सपेंस, तो पहले साल 4800, दूसरे साल भी 4800 और तीसरे साल 6600, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 96 और 6 10 16200। ये समझ में आया कि नहीं अखनूर, राहुल, संस्कार, देवांश, डन, यहां तक क्लियर। तो आपने एक चीज नोटिस करी, हमने यहां पे एम्प्लॉइज पर एक्सपेंस पर एनम निकालना सीख लिया, एक कंसेप्ट ही अपना पूरा खत्म हो गया। कहना इसे अब अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं एक्सपेंस पर एनम का, तो यहां पे एक हेडिंग डाल दो, एक्सपेंस पर एनम equals to, it will always be like this, number of employees to complete wasting period into number of shares offered या options जिसको अपन बोलते हैं, into fair value of options, और क्या मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड। सर एक्सपायर्ड पीरियड क्या था, अगर अपन ने नोटिस किया हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड, नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ सॉरी अमाउंट फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, और नंबर ऑफ सॉरी एक्सपायर्ड पीरियड, 1 साल के बाद कितना, 2 साल के बाद कितना, 3 साल के बाद कितना, तो ये जो क्या है एक्सपायर्ड पीरियड आ जाएगा आपका। तो इसको अपन क्या बोलते हैं एक्सपायर्ड पीरियड, और इसको अपन क्या कर देते हैं डिवाइड बाई वेस्टिंग पीरियड। तो जो आया उसको अपन क्या बोलेंगे क्यूमुलेटिव एक्सपेंस। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस का मतलब टोटल एक्सपेंस आ जाता है ये, तो जिसको अपन ब्रैकेट में लिख लो टोटल एक्सपेंस।
और इसमें से दोस्तों अपने को क्या करना है, लेस करना है ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस। तो इसको अपन क्या कर देंगे दोस्तों, लेस कर दिया, और जो बचा वो जाएगा अपना क्या, एक्सपेंस पर एनम। और यही किया अपन ने हर साल, अगर आपने नोटिस किया हो। ये एक्सपेंस पर एनम था, ये एक्सपेंस पर एनम, ये एक्सपेंस पर एनम था, ये एक्सपेंस पर एनम था, और ये क्यूमुलेटिव एक्सपेंस था। ये भी क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, सॉरी, ये भी क्यूमुलेटिव एक्सपेंस होता अगर ये लेस ना करते। यस और नो? तो टोटल क्यूमुलेटिव एक्सपेंस ये हो गया, और एक्सपेंस पर एनम ये हो गए। यहां तक कोई समस्या? तो अब इस चैप्टर में अपन आ जाते हैं, ओवरव्यू समझ में आया था, शेयर बेस्ड पेमेंट विद एम्प्लॉइज, उसमें हम आ गए इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में, और उसमें हमने पहली चीज सीखी एक्सपेंस पर एनम। और अब इस यूनिट में थिंग्स नीड्स टू बी डन। ये जो अपन ऑप्शन सीख रहे हैं ना, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन, इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है अब, इसके अंदर की भी चीजें मैं लिखवा देता हूं। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेंस। नंबर 2, उनकी अकाउंटिंग। नंबर 3, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। फिर हमें फोर्थ पढ़ना है वेस्टिंग पीरियड क्या होता है। फिफ्थ पढ़ना है अगर हमने स्कीम मॉडिफाई कर दी, जो आपका क्वेश्चन था दोस्त कि आगे जाके अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाए। और कैंसलेशन। तो हमें इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में क्या क्या पढ़ना है, ये 6 चीजें। जैसी ही 6 चीजें कंप्लीट, हम पहुंचेंगे किसमें, कैश सेटल्ड ऑप्शन में। फिर वहां पे कुछ चीजें पढ़नी है, फिर हम पहुंचेंगे इक्विटी और कैश सेटल्ड, और फिर लास्ट में अपना आ जाएगा विद अदर्स। ठीक है देवांश भाई, अखनूर भाई, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। बिल्कुल, अभी स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो गई है ना? बट अपने का एग्जाम नवंबर में ही है, राइट? नवंबर वाले ही हो ना सब? संस्कार आप मई वाले हो, ओके। बाकी नवंबर की ही ना, कोई दिक्कत नहीं फिर, क्योंकि मेरे को ये है कि 10 सितंबर तक अपने को खत्म करना है। 10-15 दिन, 10 तारीख, मतलब 5 दिन ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, नाउ दी थिंग इज कि जब जब हम एक्सपेंस पर एनम निकालेंगे, अब एक बात मुझे बताओ, क्वेश्चन में क्या हर बार अपन ऐसे निकालेंगे क्या? मतलब ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना। तो अपन क्या करेंगे, एक टेबल हमेशा बना के चलेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल सीख लेंगे तो अपना आधे से ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला तो सीख ही लिया, लॉजिक तो अपना डेवलप हो ही गया कि क्या क्या चाहिए। ये ये और ये, मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और इसको निकालते चलना। अब मैं आपको बताता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंस निकालना है या एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर निकालना है, तो उसके लिए अपने को एक टेबल सीखनी पड़ेगी। और ये टेबल कैसे बनेगी, मैं आपको बस टेबल का एक वो दिखा देता हूं। टेबल पहले भी बनाई होगी ना यार कभी। ये रही। एक सेकेंड।
ये देखो, ये टेबल, अखनूर, राहुल, संस्कार। ओके, क्या है इस टेबल में समझते हैं। टेबल, एक सेकेंड, इसके लिए हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस पर एनम। इससे क्या होगा, देखो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए रहता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड। देन अपने को चाहिए रहता है नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। देन अपने को चाहिए रहता है फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एल्स इंट्रिंसिक वैल्यू, जो भी दी हुई है। मतलब क्वेश्चन में या तो आपको ये दिया होगा या क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, लेकिन अपने को पता है दोनों एक ही है। पीरियड फैक्टर मतलब एक्सपायर्ड पीरियड अपॉन वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, मान लो यहां पे 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1/3, ये 2/3 और ये 3/3, ये टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। और इसमें से अपन क्या कर देंगे, लेस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। तो अपनी ये टेबल आ जाएगी दोस्तों। यहां तक क्लियर है पूरा? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, तो ये तो अपना कंसेप्ट हो गए। अब अपने को यहां पे सीखनी है जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। तो फटाफट से अपन जनरल एंट्रीज वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था ना, ग्रांट डेट पे कोई एंट्री होगी क्या? सर नहीं होगी, यस और नो? नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं है। एक सेकेंड की लाइनें ठीक कर दूं मैं। ठीक, चलो तो अपन आ जाते हैं अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज पर। जनरल एंट्रीज पे मैं आपको थोड़ा सा एंट्रीज दिखा देता हूं, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का टास्क ये रहेगा कि आपको आज का रिवाइज करना है, लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे जनरल एंट्रीज का। थोड़ा सा बस ये जनरल एंट्रीज। सर ग्रांट डेट पे तो सिर्फ ऑफर दिया है तो कोई एंट्री नहीं होगी, ये तो हमारा फिक्स था। लेकिन ईयर एंड पर, जैसे ही ईयर एंड हुआ, जैसे ही ईयर एंड हुआ या एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड हुआ, मान लीजिए ऐसा हो सकता है ना, क्या जरूरी है कि 3-4 साल ही वेस्टिंग पीरियड हो? सर 1 साल भी तो हो सकता है। सर अगर 1 साल है तो वो उसी साल लास्ट होगा, वेस्टिंग पीरियड 1 साल का ही होगा। तो भाई आपको क्या बुक करना है, जब भी आप एक्सपेंस बुक करोगे, एक्सपेंस बुक करोगे उसको क्या बोलोगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं अभी कि हमने मान लीजिए शेयर्स के बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अपन कौन सा ऑप्शन चल रहा है, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन। तो इक्विटी सेटल्ड में शेयर्स के बेसिस पे अकाउंटिंग हो रही है। शेयर के बेसिस पे अगर अकाउंटिंग हो रही है तो अपने को ओपन करना पड़ेगा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो ये अपना कौन सा एक्सपेंस, कौन सा अकाउंट खुलेगा? तो जैसे ही ईयर एंड आएगा दोस्तों, जैसे ही ईयर एंड आया तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। और ये जो अमाउंट है ये कहां से निकलेगा, उस टेबल से। यस और नो? राहुल, संस्कार, अखनूर, देवांश। ओके, जैसे ही पहले साल, अच्छा ये जो आपने एक्सपेंस बुक किया ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा बताओ? सर ये तो एक्सपेंस है, तो इसको स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल में लेके जाओगे तो नेक्स्ट एंट्री आपकी उसी साल हो जाएगी ऑन द सेम डेट, पीओरएल डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बीइंग एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर ट्रांसफर टू पीओरएल। चलो ये 2 पॉइंट समझ में आए, इनको अपन एज इट इज लिख लेते हैं।
ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। नाउ थर्ड पॉइंट क्या होगा इसमें, एक्सरसाइज डेट पर। सर एक्सरसाइज डेट पे तो आपको वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा या फिर ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया उसने, ऑप्शन को क्या कर लिया दोस्तों, एक्सरसाइज कर लिया, तो अपनी एंट्री हो जाएगी, सिंस अपन ने क्या ओपन किया था, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, डेबिट टू, एक सेकेंड ना, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अदर इक्विटी। कई लोग इसको अदर इक्विटी लिखते हैं, कई लोग इसको शेयर कैपिटल लिख देते हैं, कई लोग इसको इक्विटी लिख देते हैं। हम इसको हमेशा अदर इक्विटी लिखेंगे या इक्विटी लिखेंगे। तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी, पहले तो कोई एंट्री ही नहीं होगी सर ऑफर वाली डेट पे। जैसे ही ईयर एंड हुआ या वेस्टिंग पीरियड एंड हुआ, जब तक वेस्टिंग पीरियड एंड नहीं होता हर साल ये 2 एंट्रीज होती रहेंगी, जितना उस साल का एक्सपेंस है और उसको पीओरएल में पहुंचाना। जिस साल एक्सरसाइज किया ऑप्शन सामने वाले ने, तो अपना शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में एक सम पहुंचता जा रहा है सालों साल। अब इसको आप क्या करोगे, इक्विटी में पहुंचाओगे और फिर उसका भुगतान करोगे, पेमेंट करोगे, यस और नो। कहना इससे वो आपका शेयर होल्डर बन जाएगा। मुझे जवाब देना, अखनूर, राहुल, कहना इससे वो आपका शेयर होल्डर बन जाएगा। सर बन जाएगा, तो कहना इसे आपका अदर इक्विटी भी बढ़ जाएगा, यस और नो। और ये रिजर्व क्या है, ये अलग से स्पेसिफिक रिजर्व है, ये रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। ये किस पर्पस के लिए खोला गया है, शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम के लिए। तो जब भी इसमें कोई ऑप्शन लैप्स हो जाए, लैप्स कब होगा, जब उसने एक्सरसाइज ही नहीं किया, तो फिर आपको इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सिर्फ शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में बैलेंस है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पहले रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व से अनरिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, दैट इज द फ्री रिजर्व में लेके आना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये तो हो गया ऑप्शन एक्सरसाइज, हो गया एक्सरसाइज डेट पे क्या हो गया आपका, ऑप्शन गेट्स एक्सरसाइज। मान लो ऑप्शन लैप्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड, मतलब उसने यूज ही नहीं किया, तो आपके पास बैलेंस तो अभी भी है ना शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में, तो आप इसको यूज करो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अरे यस और नो बोलो। ऑफलाइन में तो सब सही लगता है, ऑनलाइन में ऐसा लगता है समटाइम्स कि यार सामने वाला बच्चा रिप्लाई कर रहा है कि नहीं। बट हाँ मुझे अच्छा करते हो पक्का ना, तुम चादर में तो नहीं बैठे सुबह 8 बजे, वो वाला मौसम है ना बारिश का। आप कहाँ से आते हो, कहाँ पे पढ़ते हैं, अच्छा ओके ठीक है। चलिए तो ये हो गया, ऑप्शन लैप्स हो गया। और लास्ट यहाँ पे आप एंट्री, अच्छा ये भी कहाँ जाएगा, एक तरह से जनरल रिजर्व मतलब अदर इक्विटी ही जा रहा है। अरे यस और नो, यस सर बिल्कुल। 2 नोट्स लिखने रहेंगे अपने को और उसके बाद आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। दैट नो जनरल एंट्री फॉर दोज ऑप्शंस which were lapsed during wasting period. And the last one, if in any year, if expense is negative, then entry
for expense should be reversed. फटाफट से ये चीज बताओ कि अगर ये पहला पॉइंट का मतलब क्या है सर, ये तो अपन लैब्स कब हो रहा है एक्सरसाइज पीरियड में, तो वहां पे तो इसलिए क्योंकि हमने एक्सपेंस बुक कर दिया, हम मतलब कौन, कंपनी। यहां पर वेस्टिंग पीरियड के दौरान ही अगर कोई ऑप्शन लैप्स हो जाता है तो उसकी एंट्री क्यों नहीं कर रहे? एनीवन कैन टेल मी द रीजन। मैं बताऊं, देखो बहुत सिंपल है, अपन ने यहां पे देखा ना, क्योंकि हम हमेशा उस पर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं। अगर हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, कहां गया, ये रहा ना, हाँ ये रहा, कुछ भी चेंज हो रहा है, मतलब देखो पहले 100 थे अब 80 हो गए, तो 20 कम हुए ना, तो हमने तो इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली दिया है ना, जिस दिन चेंज हुआ उसी दिन एंट्री मार दी, तो फिर तो हमें कोई इफेक्ट देने की अलग से जरूरत नहीं है, कोई एंट्री पास नहीं करनी है। और अगर किसी साल एक्सपेंस नेगेटिव हो गया, एक्सपेंस हो सकता है क्योंकि अपन क्यूमुलेटिव एक्सपेंस पहले निकालते हैं, फिर अपन करते हैं उसको लेस करते हैं ऑलरेडी रिकॉग्नाइज से, अगर उस दौरान कोई एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते वक्त नेगेटिव आया तो एएस या गाइडेंस नोट इसके बारे में कुछ नहीं बोलते थे, बिकॉज उनके हिसाब से कोई भी चीज ऐसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बट इंड एएस बोलता है, चूंकि इंड एएस के फंडामेंटल्स यही है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जो दिख रहा है उसको वैसे ही ट्रीट करो रादर देन अपने फंडामेंटल्स लगाओ। इंड एएस इज मोर जजमेंट बेसिस पे बनते हैं, तो उन्होंने बोला इसको रिवर्स मार दो, एंट्री को रिवर्स मार दोगे। अब एंट्री को रिवर्स मारोगे तो क्या हो जाएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यस और नो, उसका रिवर्स इफेक्ट मार देने का, सिंपल। तो यहां तक में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मैं एक बार आपको क्विक रिकैप करा देता हूं, अपन ने आज क्या पढ़ा है पिछले 1 आवर 40 मिनट्स अप्रॉक्स में। तो देखो हमने सबसे पहले चालू किया, पहले तो यहां तक सब क्लियर है, तो मैं एक रिवीजन क्विक करा देता हूं। हमने सबसे पहले चालू किया सर अपने सीए फाइनल इंड एएस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, जिसका वेटेज ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का होता है। हमने शेयर बेस्ड पेमेंट समझा, पेमेंट का मतलब क्या होता है सर, सम कंसिडरेशन फॉर बेनिफिट ड्राइव, किस फॉर्म में, शेयर्स और कैश के फॉर्म में। सर या तो हम शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट करेंगे, मतलब बाय वे ऑफ शेयर्स, या फिर हम कैश पेमेंट करेंगे, बट वो जो कैश पेमेंट करेंगे उस कैश की जो वैल्यू डिसाइड होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगी दोस्तों, शेयर्स होगी। सो हमने ये कंक्लूड किया था कि या तो पेमेंट इन शेयर्स होगा या फिर पेमेंट इन कैश होगा, बट वैल्यू बेस्ड ऑन शेयर्स। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट है ये एक एग्रीमेंट है कंपनी और किसी इंडिविजुअल या फिर कंपनी और उसके एम्प्लॉय के लिए, बट यहां पर शेयर होल्डर कवर नहीं होगा, जिसमें कंपनी को क्या मिल रहा है, गुड्स और सर्विस, और ऑन बिहाफ ऑफ दैट गुड्स और सर्विस कंपनी क्या कर रही है, शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम के थ्रू कंसिडरेशन पे कर रही है। ओके सर, जनरल एंट्री क्या होगी, गुड्स और सर्विस अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और शेयर्स, मतलब बेसिकली अदर इक्विटी। पेमेंट किसको हो रहा है, अगर एम्प्लॉय को कर रहे हो, कंपनी अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा तो इमीडिएट पेमेंट कभी नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी डेफर्ड पेमेंट। और एम्प्लॉय को पेमेंट करते टाइम आप एंट्री क्या करोगे, सर्विस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और लायबिलिटी। रिजर्व कब होगा, जब आप शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो, लायबिलिटी कब होगी, जब आप कैश के फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो, बिकॉज इंड एएस 37 बोलता है व्हेनेवर देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे कैश, जब भी ऑब्लिगेशन टू पे कैश है कंपनी के लिए, तो इट विल ऑलवेज बी अ लायबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगेन अगर इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो तो इट विल ऑलवेज बी अदर देन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। यहां पर इसके बाद हम आगे बढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर मैंने आपको बताया इंड एएस 102 एप्लीकेबल कहां नहीं होगा, तो शेयर्स इश्यूड टू शेयर होल्डर्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ठीक है। फिर हमने 4 डेफिनेशंस देखी। ग्रांट डेट क्या होती है, जिस दिन ऑफर दिया गया और शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया, यस और नो। वेस्टिंग डेट, डेट व्हेन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड। उसके बाद आता है वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग डेट और ग्रांट डेट के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड आफ्टर वेस्टिंग पीरियड आता है। और इसके बाद मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया था कि एक्सपेंस ओवर स्टेटेड हो जाता था और इस लूप होल को ओवरकम करने के लिए इंड एएस 102 लेके आया गया। फिर अपन ने चैप्टर का ओवरव्यू देखा, तो शेयर बेस्ड पेमेंट विद एम्प्लॉइज है, तो उसके अंदर अपने को 3 चीजें पढ़नी है, दैट इज इक्विटी सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट, कैश और इक्विटी सेटलमेंट, और साथ ही साथ अगर अदर देन एम्प्लॉय है तो फिर अदर्स के लिए।
क्या अकाउंटिंग होगी। फिर हमने स्टार्ट किया इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन, जिसमें हमने देखी 3 चीजें कि कैसे एक्सपेंस पर एनम निकालते हैं। तो एक्सपेंस पर एनम निकालने के लिए हमने ये देखा कि पहले तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है एक्सपेंस को। एस्टिमेशन में चेंज, और जब भी ये चेंज होगा इट विल ऑलवेज बी गिवन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और जैसे ही प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा तो हर साल का हमें एक्सपेंस पर एनम निकालना पड़ेगा। ये क्यों निकालना है, बिकॉज हर साल कंपनी एक्सपेंस बुक करती जाएगी एस्टिमेटेड बेसिस पर। उसके लिए क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो कि कंप्लीट क्या कर रहे हैं, वेस्टिंग पीरियड। उसके साथ साथ क्या चाहिए, कितने शेयर्स या ऑप्शंस उनको ऑफर हुए, उनकी मार्केट फेयर वैल्यू क्या थी या इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी बोल दो आप, कितना पीरियड एक्सपायर हो गया, पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है। डिवाइड कर देंगे टोटल वेस्टिंग पीरियड से, तो आ जाएगा क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, और वहां से हम एक्सपेंस को जितना ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया उसको लेस कर देंगे तो अपना आ जाएगा एक्सपेंस पर एनम। फिर हमने देखा कि हमें इस यूनिट में क्या पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले पढ़ना है एम्प्लॉय एक्सपेंस, जिसमें एक्सपेंस पर एनम है, हमें बार बार कैलकुलेट करना है। अकाउंटिंग देखनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखने हैं, वेस्टिंग पीरियड देखना है, मॉडिफिकेशन अगर स्कीम में हुआ, मॉडिफिकेशन का मतलब चेंज, और स्कीम अगर कभी कैंसिल हो जाती है तो क्या होना है, आगे अपन डेप्थ में पढ़ेंगे, बट आज हमने एक ओवरव्यू लिया पूरा चैप्टर का। अकाउंटिंग के लिए लास्ट चीज हमने क्या पढ़ी, ग्रांट डेट पे तो सिर्फ ऑफर दिया जा रहा है तो कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी, लेकिन ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड 2 एंट्रीज होंगी। पहला, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। शेयर रिजर्व क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन। दूसरा, जैसे ही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हमारी बुक्स में आया उसको हम पीओरएल में भेजेंगे उस साल के। साथ ही साथ जब एक्सरसाइज डेट आई, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुए उस दिन इसका रिवर्स शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अदर इक्विटी, और अगर ऑप्शन लैप्स हो गए तो कहां पे जाएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू जनरल रिजर्व। यहां से ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं की जाएगी फॉर द ऑप्शंस विच वेयर लॉस्ट ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड। और लास्ट में अपन ने देखा कि अगर कभी एक्सपेंस नेगेटिव हो जाता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एंट्री को रिवर्स मार देना। ये कौन सी एंट्री की बात हो रही है सर, ये वाली एंट्री। इज दैट क्लियर? चलो, तो आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं, कल संडे है, कल का टाइमिंग मैं आप लोगों को बताता हूं, 9:30 से लेके हम लोग पढ़ेंगे 11:45 या 12 तक, ठीक है। तो कल 2.5 घंटे की क्लास रहेगी, मैंने आपको पहले ही बोला था डे 1 पे बहुत अपन वो रहेंगे, और अपने को सिलेबस जल्दी करना है। देखो स्पीड ओके है, इट्स गुड, कि कुछ स्लो करना है ना। और दूसरी चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मॉड्यूल जरूर लेके आओ, और जो ऑनलाइन है मुझे अपना एड्रेस जरूर भेज देना, सो दैट मैं आपको बुक कोरियर करवा पाऊं। आपको मैं बुक कल अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक चीज बोलूंगा कि अपना टारगेट सिर्फ ये नहीं, अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन से ज्यादा हमारा फोकस कंसेप्ट पे हो गया। आज जो मैंने पढ़ाया घर पे आधा घंटा दे देना, 20 मिनट लगेंगे आई थिंक, ओके। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, हैव अ गुड डे, बाय।